डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने देखा और ये पाया कि वैदिक साहित्य से हमें ये जानकारी मिलती है कि आरंभिक आर्य भारत के किन क्षेत्रों में बसे हुए थे और उनका प्रसार कहाँ कहाँ पर हुआ था। ऋग्वेद से ये आभास भी मिलता है कि भारत आने के पश्चात आर्य सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बसे थे और इस प्रदेश की 7 प्रमुख नदियों का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें कुंभा, श्वास्तु, क्रमु, गोमती, सिंधु, सरस्वती, इन सभी नदियों का वर्णन हम देख चुके हैं। सिंधु और सरस्वती नदियों की महिमा का बखान भी इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। आर्य संभवतः विभिन्न समूहों और मार्गों द्वारा भारत पहुंचे थे और भारत में वे सबसे पहले पूर्वी पंजाब में आकर बसे थे। जिन क्षेत्रों में सैंधव सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे, वहां आरंभिक आर्यों के बसने का प्रमाण नहीं मिलता है, क्योंकि आर्यों की सभ्यता आरंभ होने के पूर्व ही हड़प्पाई सभ्यता के प्रमुख केंद्र नष्ट हो चुके थे, ऐसा हम जानते हैं। गंगा नदी को ऋग्वैदिक आर्यों की पूर्वी सीमा माना जाता है और संभवतः ऐसा मानते हैं कि दशरथ युद्ध में वर्णित जनजातियां भी गंगा यमुना दोआब में ही निवास करती होगी। ऐत्रेय ब्राह्मण में भारत के 5 खंड दिखाए गए हैं, जिसमें मध्य देश, पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग और उत्तरी भाग, ऐसा हम 5 भागों में वर्णन करते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण के माध्यम से। आज हम देख रहे हैं कि आर्यों का राजनीतिक और प्रशासनिक जो क्षेत्र में योगदान रहा था, उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। और इसमें देखते हैं कि वैदिक काल भारत में राजनीतिक एकता का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर था। यहाँ पर जो दशराज का युद्ध हुआ था, 10 राजाओं जिसका नेतृत्व विश्वामित्र कर रहे थे और दूसरी तरफ सुदास था, उसका वर्णन हमें यहाँ मिलता है। और इस युद्ध में उत्तरी पश्चिम में बसे हुए पूर्वकालीन जन और ब्रह्मावर्त के उत्तरकालीन आर्यों के मध्य एक राज्याधिकार की प्राप्ति के लिए भारतीय राजा सुदास के साथ यहाँ हुआ था। इस युद्ध में भाग लेने वालों में भरत, अनुस, मत्स्य, ध्रुव, तुर्वस, यदु, पुरु आदि प्रमुख थे। इस युद्ध को भरत जन के राजा सुदास ने ही जीता था। उसके बाद में अभिनो, पक्थो, शिवो, मलानसो और विषाणिनो को भी पराजित बाद में वह करता है। सुदास ने अनेक जनों को मिलाकर भारत में एक सामूहिक राजनीतिक संगठन की इकाई के रूप में ऋग्वैदिक भारत की स्थापना कर दी थी। तो यहां से हम देखते हैं कि सुदास का ही योगदान मानते हैं कि सबसे पहले उन्होंने जनों को मिलाकर एक सामूहिक राजनीतिक संगठन का एक निर्माण वो यहां पर करता है। थोड़ा सा वर्णन हम ऋग्वेद के बारे में कर लेते हैं, जो कि जानकारी हमें ऋग्वेद से ही मिलती है, उसके राजनीतिक और प्रशासनिक जो भी अनुभव रहे हैं। क्योंकि आर्यों का हम मानते हैं कि पहला ग्रंथ ऋग्वेद है और इसमें ही ऋक और वेद 2 शब्दों से मिलकर ये बना होता है, जहां ऋक का अर्थ होता है छंदोबद्ध रचना और ऋग्वेद रचनाओं का एक संग्रह है, जिसमें विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की स्तुति से सुस्वर करने का प्रावधान किया गया है। ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है और इसमें कुल 1028 मंत्र बताए गए हैं। वैदिक सभ्यता का निर्धारण ऋग्वेद के प्रथम 9 मंडलों के आधार पर ही किया जाता है, क्योंकि ऋग्वेद के सभी मंडलों में 2 से 7 तक की रचना पहले हुई थी, जिसे हम वंश मंडल भी कहते हैं, जिसमें गृहस्मत, विश्वामित्र, कामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ ऋषियों के नाम प्रमुखतः माने जाते हैं। नवा जो मंडल है वो सोम देवताओं को समर्पित माना जाता है। 10वें मंडल का निर्माण हम मानते हैं कि बाद में हुआ है और यह मंडल पुरुष सूक्त के नाम से भी जाना जाता है,
जिसमें चारों वर्णों का स्पष्ट उल्लेख यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये था एक कुछ ऋग्वेद से संबंधित जानकारी। अब हम देखते हैं कि जो ऋग्वेदिक काल में आर्यों ने राजनीतिक एवं प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना की नींव डाली थी, क्योंकि अब कबीले जनों में परिवर्तन होने लगे थे और उनमें वर्चस्व की लड़ाई भी आपस में लड़ी जाने लगी थी। इस वर्चस्व की लड़ाई के ही दो कारण थे कि स्वयं आर्यों के विभिन्न कबीलों से संघर्ष होना और दूसरा अनार्यों के साथ युद्ध होना। तो जो आपस में लड़ाइयाँ होती थी उनके दो ही कारण है कि या तो जो स्वयं आर्यों के कबीले थे उनमें आपस में संघर्ष होता था, या उनके साथ आर्यों का अनार्यों के साथ युद्ध होता था। आर्य जिस समय भारत में आए थे वे विभिन्न कबीलों में विभक्त थे। ये कबीले रक्त संबंध पर आधारित थे। क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है कि आर्यों के जो विभिन्न कबीले थे उनके संबंध किस प्रकार संबंधों पर आधारित होते हैं, तो रक्त के संबंध पर आधारित ये कबीले होते थे। इन कबीलों में प्रमुख थे भरत, जिसका क्षेत्र है ब्रह्मावर्त क्षेत्र, मत्स्य जो भरतपुर के आसपास का क्षेत्र है, अनुष तथा ध्रुव पंजाब में ये मिलते हैं, तुर्वस दक्षिणी पूर्वी, यदु पश्चिमी और पूर्व सरस्वती नदी के आसपास के क्षेत्रों में माने जाते हैं, जहां पर ये कबीले प्रमुखता से रहते थे। इन कबीलों में अधिक भूमि, पशु तथा पशुओं के लिए चारागाह प्राप्त करने के लिए युद्ध हुआ करते थे, और इनके लिए एक स्पेशल शब्द यूज किया गया है, गविष्टि, गोपे या गव्य। कबीलाई युद्धों का एक अन्य कारण भी था कि एक दूसरे कबीले पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने की लालसा से भी ये लोग युद्ध करते थे। और ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण कबीलाई युद्ध का वो जो वर्णन मिलता है वो दशराज युद्ध ही था, क्योंकि ये युद्ध भरत कबीले के राजा सुदास के नेतृत्व में लड़ा गया था। सुदास द्वारा अपमानित किए जाने पर विश्वामित्र ने पंच जनों अनु, यदु, तुर्वस, ध्रुव और पुरु, इन पांचों जनों का कई बार नाम पूछा जाता है, तो ये पंच जन हमें याद रखने हैं। और विश्वामित्र ने इनके साथ अन्य कबीलों को भी संगठित किया, और विश्वामित्र और सुदास के मध्य यह युद्ध परुष्णी नदी, जिसको हम रावी नदी भी कहते हैं, उसके तट पर ही लड़ा जाता है, जिसमें सुदास की अंतिम विजय होती है। इस विजय के फलस्वरूप सुदास या उसके कबीले की प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि होती है, और ये आंतरिक संघर्षों के अतिरिक्त आर्यों को भारत आगमन के साथ ही अनार्यों से संघर्ष भी करना पड़ा था। ऋग्वेद में अनार्यों को पणि, दास या दस्यु के नाम से भी पुकारा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है अनार्य शब्द के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसमें तीन नाम आ जाते हैं, पणि, दास और दस्यु। एक दूसरा नाम कोई और डाल दिया जाता है। ये क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। इनकी पहचान निश्चित नहीं है। पणि पशु संपत्ति की दृष्टि से समृद्ध होने के बावजूद आर्यों के मवेशी चुरा लेते थे, क्योंकि आर्यों के आर्थिक जीवन में पशुओं का महत्वपूर्ण स्थान था। इसलिए आर्यों को अपने मवेशियों की रक्षा करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। आर्यों और पणियों के बीच युद्ध का दूसरा कारण यह भी था कि पणि जो थे वो वैदिक पुरोहितों का सम्मान नहीं करते थे और वैदिक धर्म को वो मानने वाले थे। तो ये पणि संभवतः भारत के मूल निवासी माने जाते हैं। साधारणतः इन्हें भी भारत का मूल निवासी या सिंधु सभ्यता का वासी माना गया है। एक संभावना यह भी बनती है कि ये लोग आर्यों के विभिन्न दलों के प्रतिनिधि हो और कुछ सांस्कृतिक एवं सैद्धांतिक मतभेदों के कारण दास करार दिए गए हो। आर्यों के युद्ध देवता इंद्र ने अनेक दासों का संहार किया है, ऐसा उल्लेख भी मिलते हैं। घोड़े और रथ के व्यवहार से आर्य अनार्यों पर सुगमता से विजय प्राप्त करते थे, क्योंकि घोड़ों का प्रचलन उस समय हो चुका था। बाद में इन दस्युओं में अनेकों को पराजित कर आर्यों ने अपने आप इन लोगों को दास या गुलाम बना लिया जाता है। तो ये कुछ राजनीतिक प्रतिष्ठा के लिए कुछ कबीलाई युद्ध थे, जो अपने कबीलों के साथ ही होता था या अनार्यों के साथ होता था। और इन सभी राजनीतिक उत्कर्ष में सबसे महत्वपूर्ण जो कबीलों के बीच युद्ध माना गया है वो युद्ध माना गया है दशराज का युद्ध माना गया है। तो यहां देखते हैं आगे ऋग्वैदिक आर्यों का जो राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति क्या होती है, उसमें भी देखते हैं कि इन लोगों ने
एक प्रशासनिक इकाइयों की नींव डालने का काम किया था। अब कबीले जो थे वो जनों में परिवर्तित होने लगे थे। कबीले छोटे होते थे, जन उनसे बड़े होते थे। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक दृष्टि से 5 इकाइयां प्रचलित मानते हैं। उसमें सबसे पहले गृह, कुटुंब, उसके बाद ग्राम, फिर विष, फिर जन और फिर राष्ट्र। इनमें भी सबसे छोटी जो इकाई थी और राष्ट्र सबसे बड़ी इकाई थी, यानी कि जो गृह या कुटुंब सबसे छोटी इकाई थी और राष्ट्र उसकी सबसे बड़ी इकाई थी। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे छोटी इकाई किसको माना गया है, तो याद रखना है गृह को माना गया है। गृह जिसे हम कुल या परिवार भी कहते हैं, और ये सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था की भी एक लघुत्तम इकाई मानी जाती है। परिवार के जो प्रमुख थे उसको कुलप कहते थे या गृहपति भी कहा जाता था, कुलप या गृहपति। और ये पद जो होता था इनका वंशानुगत होता था। पितृसत्तात्मक परिवार में पिता की प्रधानता होती थी, किंतु माता को भी पर्याप्त अधिकार प्राप्त यहाँ पर होते हैं। तो इस समय पद जो होते थे वंशानुगत होते थे और पितृसत्तात्मक परिवार उस समय होते थे। ग्रह के बाद कुल या परिवार जिसको कहते हैं, इसके बाद आता है ग्राम, जो अनेक गांवों की समूह को मिलाकर एक इकाई के रूप में ग्राम का निर्माण किया जाता था और इसका जो प्रधान होता था उसको हम ग्रामणी कहते थे। और ग्रामणी का जो चयन होता था वो निर्वाचन, मनोनयन अथवा वंश के आधार पर होता था और इसके संबंध में पर्याप्त जानकारी आज हालांकि हमें नहीं मिलती है। फिर भी ग्रामणी कुटुंबों में सर्वाधिक सम्मानीय, वयस्क और अनुभवी व्यक्ति को ही बनाया जाता था। उच्च स्तरीय इकाई द्वारा शासक के प्रमुख प्रशासनिक इकाइयों के रूप में ग्रामों की रक्षा, व्यवस्था तथा नियंत्रण की व्यवस्था भी यहाँ की जाती थी। ग्राम के बाद अगली प्रशासनिक इकाई आती है विष, राजनीतिक इकाई। अनेक ग्रामों को मिलाकर विष का निर्माण किया जाता था और विष का जो प्रधान होता था वो विषपति कहलाता था। विष के बाद जन आते हैं और ये विभिन्न विषों का समूह होता है और इनमें उल्लेख जो मिलता है ऋग्वेद में वो यादव जन, भरत जन आदि का उल्लेख हम देख सकते हैं। और इसके बाद सबसे लास्ट में आता है राष्ट्र। यह एक संपूर्ण राज्य के लिए राष्ट्र शब्द प्रयुक्त होता था। ऋग्वेद में राष्ट्र के पर्यायवाची के रूप में गण की जानकारी का उल्लेख है और अनुमान किया जाता है कि राष्ट्र और गण शब्द ऋग्वैदिक भारत में संघात्मक शासन प्रणाली का संकेत प्रस्तुत करते हैं। यह भी माना जाता है कि जन शासन की प्रांतीय इकाई थी जबकि राष्ट्र उसकी केंद्रीय इकाई मानी जाती है। तो यहां हम देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था के रूप में अगर देखते हैं कि ऋग्वैदिक व्यवस्था को, तो वो कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र के रूप में विभाजित मानी जाती है। उसके बाद ऋग्वैदिक आर्यों का प्रशासनिक व्यवस्था का ढांचा अगर देखा जाए तो यहां देखते हैं कि इसमें इंद्र या वरुण को राजा के रूप में व्याख्यातित किया गया है और यहाँ की जो शासन व्यवस्था का जो प्रधान होता था वो राजा या सम्राट कहलाता था। राजा को प्रजा का रक्षक, गोप जनस्य भी राजा के लिए प्रयोग किया गया है, एक शब्द किया गया है। और नगरों पर विजय प्राप्त करने वालों को पूर्ण बेहता भी यहाँ पर कहा गया है। ऋग्वेद में राज्याभिषेक के दौरान भी दी जाने वाले आशीर्वाद के मंत्र भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। राजा यद्यपि अपने कबीलों का प्रधान हुआ करता था तथापि उसका पद जो था वंशानुगत नहीं था। कभी भी कबीले में रहने वाले व्यक्ति सबसे योग्य व्यक्ति को अपना राजा चुनते थे। राजा के अधिकार अत्यंत सीमित थे। उसका अधिकार अपने कबीले तक ही सीमित रहता था और इस समय के राजा को भगवान का अवतार नहीं माना जाता था क्योंकि कबीलों में से ही एक व्यक्ति राजा होता था और वो उनका चुनाव करते थे। क्योंकि कबीले का सबसे योग्य व्यक्ति मात्र माना जाता था। राजा की न तो अपनी निजी सेना थी और न ही उसकी कोई आमदनी का कोई निश्चित जरिया भी माना गया है। राजा का पद सामान्यतः वंशानुगत होता था किंतु विशिष्ट परिस्थितियों में जनता, राजवंश या उच्च पदाधिकारी उपयुक्त व्यक्ति को शासक के रूप में नियुक्त कर देते थे। ऋग्वैदिक काल में राजा का प्रमुख कार्य प्रजा की रक्षा करना, शत्रुओं का नाश करना,
धर्म की स्थापना करना और शास्त्र सम्मत विधि के अनुसार आचरण करना, इसके साथ ही निष्पक्ष न्याय व्यवस्था करना और आध्यात्मिक तथा भौतिक उन्नति के लिए नियमित प्रयत्न करना, ये सभी राजा के कर्तव्य उस समय माने गए हैं। राजा के साथ साथ मंत्रियों का उल्लेख भी यहाँ कुछ देखने को मिलता है, जिसमें ऋग्वैदिक शासन व्यवस्था में राजा के बाद मंत्री अथवा पुरोहितों का स्थान आता है। मंत्री राजा के पथ प्रदर्शक, परामर्शदाता, दार्शनिक तथा मित्र होते थे। वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि ऐसे ही पुरोहित थे और ऋग्वेद में मंत्रियों तथा मंत्री परिषद का कोई स्पष्ट उल्लेख भी नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का भी विकास यहाँ देखने को मिलता है और ऐसी संस्थाओं में सभा, समिति और विदत प्रमुख है। यद्यपि इन संस्थाओं के स्वरूप और कार्यों के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि समिति जो होती थी वो समस्त समुदाय की एक जनसभा थी और जो सभा का स्वरूप बहुत कुछ होमरकालीन गुरुजन सभा से मिलता जुलता था, जिसमें स्त्रियां भी भाग ले सकती थी। यहां अलग अलग उल्लेख कर रहे हैं सभा। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख तो किया गया है किंतु उसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं दी गई है, क्योंकि इसके संगठन अथवा कार्यों के लिए कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद में सम्मेलन कक्ष को सभा तथा सभा के प्रमुख व्यक्ति को सभासद तथा सभा के योग्य व्यक्ति को सभ्य कहा गया है। सभा नामक संस्था की उत्पत्ति ऋग्वेद के उत्तर काल में हुई है और सभा में राज्य के वयोवृद्ध तथा सम्मानीय व्यक्ति ही सम्मिलित होते थे। सभा का प्रमुख कार्य न्याय करना था, जबकि समिति का प्रमुख कार्य राजा का निर्वाचन करना था। सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रश्नों पर भी इन संस्थाओं में चर्चा होती थी। तो इस सभा का स्वरूप था। समिति के बारे में देखते हैं कि यह भी एक प्रशासनिक इकाई थी और इसमें राज्य के साधारण जन भाग लेते थे। ऐसा माना जाता है कि परामर्शदात्री संस्था के रूप में समिति का गठन किया जाता था और वो राजा को समय समय पर विचार विमर्श भी देते थे। इस संस्था का प्रमुख कार्य राजा का वर्णन करना था। राजा क्या करता है, क्या काम करना है। वैधानिक रूप से समिति सर्वप्रधान थी और ऋग्वेद में उल्लेखित है कि समस्त प्रजा की उपस्थिति में समिति राजा का निर्वाचन करते थे। तो यहां देखते हैं कि सभा और समिति राजनीतिक महत्व की संस्थाएं थी और राजा पर अंकुश रखने का कार्य भी ये लोग करते थे। समिति का प्रमुख कार्य राजा का निर्वाचन करना, उन पर अंकुश रखना तथा प्रशासन में उसकी सहायता करना आदि माना जाता है। राजा के लिए इन संस्थाओं से मधुर संबंध बनाए रखना अत्यंत आवश्यक था। तीसरी समिति का वर्णन मिलता है वेदत, जो धार्मिक एवं सैनिक महत्व का कार्य करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपको धार्मिक और सैनिक महत्व का कार्य करना, वेदत के बारे में इतना ध्यान रखना है। तो इन संस्थाओं का संगठन और कार्य कबीलाई संगठन के ही अनुरूप उस समय ऐसा माना जाता था। तो ये था एक प्रशासनिक ढांचा ऋग्वैदिक काल का, जिसमें सभा, समिति और विदत का वर्णन हम मुख्यतः इसमें बताते हैं और बार बार इन क्वेश्चनों को पूछा जाता है। विदत नामक जो संस्था थी वो सिर्फ धार्मिक और सैनिक महत्व का कार्य करती थी और वो उत्तर वैदिक काल तक आते आते समाप्त भी हो जाती है। तो ये था प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें राजा और कुछ मंत्रियों के बारे में यहाँ वर्णन किया गया था। बाकी कुछ जनतांत्रिक संस्थाओं के बारे में आपको यहाँ बताया गया था। और इससे पहले हमने देखा था कि जो राजनीतिक ढांचा था वो ऋग्वैदिक काल का वो 5 भागों में बांटा गया था। वो चाहे कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। तो ये एक पूरा एक ढांचा था उस समय, राजनीतिक ढांचा, जिसका ही एक मॉडिफाई रूप आज भी हम देख सकते हैं। चाहे वो ग्राम हो, ग्राम समूह के बाद फिर ये तहसील हो, है ना, उपखंड हो, जिला हो और फिर राज्य हो, राष्ट्र हो। तो इस रूप का एक संशोधित रूप ही आज हम देखने को यहाँ मिलता है। तो आज का हमारा यही टॉपिक था कि ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप क्या है। इसके बारे में आपसे हमने आज चर्चा की है। थैंक यू।